हेलो एवरीवन, दिस इज संपदा एंड वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको मैं लेके आई हूँ पेडागोजी से रिलेटेड। जो आपके कई सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सीजेट में, वो सारे सब्जेक्ट्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं आपको। और अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में नहीं मिलते तो ज़रूर ऑप्शन में ज़रूर दिखाई देते हैं आपको, और आप परेशान हो जाते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो वो सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी, आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। तो ज़रूर देखें इसे वीडियो को और लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, अपसारी चिंतन के बारे में। अपसारी चिंतन क्या होता है? इसको हिंदी में अपसारी कहते हैं, मतलब कई दिशाओं में आप फैल के सोचना। अपसारी मतलब मैंने आपको साइंस के वीडियोस में भी बताया था, अपसारी चिंतन था, उसमें किरणें फैलती थी। आप बस वही समझ लीजिए कि पूरा मतलब विस्तृत रूप से सोचना, आप कह सकते हैं इसे। डाइवर्जेंट थिंकिंग को विस्तृत रूप से सोचा जाए, कुछ नया क्रिएट किया जाए, अलग तरीके से कुछ यूनिक सोचा जाए, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा चीज़ें जो होती हैं, डाइवर्जेंट थिंकर कौन होता है? क्रिएटिव बच्चा ही आपको दिखाई देगा, वो डाइवर्जेंट थिंकर होता है। जो भी क्रिएटिव बच्चा होता है वो डाइवर्जेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ नया करने की उस क्षमता होती है, कुछ नया क्रिएट करता है, यूनिक करता है। जो हमेशा से चली आ रही हैं चीज़ें, या फिर जो चीज़ें हमेशा एक रियल आंसर होता है, उसका एग्जैक्ट आंसर होता है, केवल वही ना दे, वो कुछ अलग से सोच के कुछ यूनिक बताए, कुछ अलग करे। ठीक है, इसमें इमेजिनेशन भी आपको दिखाई देता है। तो वो सारी चीज़ें, उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें मुक्त अंत वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल में लेते 15। ठीक है, अगर मैं 15 की बात करती हूँ कि यहाँ पे 15 मैंने क्यों लिखा है, तो जरा देखिएगा। अगर मैं 15 की बात करूँ, 3 into 5 मैंने यहाँ लिखा है, 3 into 5, 5 into 3। आप देख पा रहे होंगे क्यों लिखा है। इसमें क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 15, इसे बच्चा अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। 3 into 5 भी लिख सकता है, 5 into 3 भी लिख सकता है। मतलब वो अलग अलग तरीके से कई सारा तरीका उसके पास है 15 लाने का। बट अगर क्वेश्चन इस टाइप के दिखाई दें कि 9 - 7 = 2, तो 9 - 7 की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये तो एक ही आंसर आएगा ना, उसका अलग तरीके से कुछ अलग तो करेगा नहीं वो। तो 9 - 2 यानी कन्वर्जेंट की बात की जा रही है, ये डाइवर्जेंट की बात नहीं की जा रही है। एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं देना इसमें अगर कहा जाए बच्चे को 15 पता करिए, और 15 वो अलग अलग तरीके से आप मल्टीप्लाई के रूप में लाइए, गुणा के रूप में लाइए कि कैसे 15 को लाया जा सकता है। तो बच्चा 3 into 5 लिख रहा है तो भी सही है, 5 into 3 लिख रहा है तो भी सही है। वो अलग अलग तरीके से बता रहा है चीज़ों को कि हम इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक अलग अलग तरीका देता है वो। तो यहाँ पे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है वो। ठीक है, वो अलग तरीके से सोच रहा है और कई सारी चीज़ें वो सोच रहा है, विस्तृत रूप से उसे जानकारी हो रही है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न किस में आएंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही आएंगे, ये इसमें आएंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या आता है, अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, जिसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं क्या? अभिसारी चिंतन। इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं एग्जैक्ट उसका आंसर, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ आपको ले जाता है। और यहाँ पे अगर हम डाइवर्जन की बात करें तो ये सब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपको एग्जाम में चार ऑप्शन मिलते हैं, आप उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप टिक करते हैं कि ये ऑप्शन सही है। तो आपने क्या किया, आपको 4 ऑप्शन मिले, आपको किसी एक पे जो आपको बताया गया, इसमें आप लॉजिक लगाएंगे, थिंकिंग लगाएंगे अपने, और उसको तो तुरंत टिक कर देंगे। कुछ अलग तो नहीं कर रहे ना आप, कुछ अलग तो नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं, लैटरल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं पार्श्व सोच। इसमें क्या होता है, कुछ फिक्स, यही बात मैंने कही थी, लैटरल थिंकिंग होती है किसमें? डाइवर्जेंट थिंकिंग में। इसमें क्या होता है, कुछ फिक्स आंसर आपको नहीं देने होते हैं, आपको कुछ डिफरेंट आंसर देने होते हैं, कुछ यूनिक आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं लैटरल थिंकिंग, जिसमें बच्चा कुछ फिक्स आंसर ही ना दे, डिफरेंट आंसर दे, डिफरेंट तरीके का सोचे वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लैटरल थिंकिंग को कि एक इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, डायरेक्टली लैटरल मतलब क्या, आप किसी चीज का आंसर तुरंत दे दिए ऐसे, और अगर हम कहें कि इसको हम ऐसे अलग तरीके से वो आंसर दे रहा, थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के घुमाते हुए ये इस तरीके से अगर आंसर मिले तो उसे बोलते हैं लैटरल थिंकिंग, पार्श्व सोच। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें इनडायरेक्ट, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं देना है, इनडायरेक्ट तरीके से आंसर अगर दे रहा है तो वो किस में आएगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही आएगा। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, इसमें क्रिएटिविटी आती है, मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था आपको कि क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक होती है, सृजनात्मकता होती है, सृजन करने की शक्ति होती है बच्चे के अंदर। या फिर अगर सृजन करता है, सृजनात्मक बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है, तो वो किस में आएगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही आएगा।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब क्या, पूरा भरा हुआ है एक तरीके से सामान, और आपसे हम कह दें कि आप उसको अलग तरीके से आप उसको सोच रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में कई सारे सोच आ रहे हैं आपके दिमाग में, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक अलग आंसर दे रहे हैं, एक अलग यूनिक तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आ गई, ये भी डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ गई। ये इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलती है, आसबन ने इसे दिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग को। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या, आपने 5-6 बच्चों को बिठा दिया, आपने एक प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, और आपने कह दिया कि आप एक काम करिए, इस एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप जरा बताइए। तो सारे बच्चे ज़रूरत नहीं है एक ही सोल्यूशन देंगे, सबके दिमाग में अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस आएंगे और सब उसको डिस्कस करेंगे आपस में, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उनको दिखाई देंगे। तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। अब हम इमेजिनेशन होता है इसमें, कल्पना, बच्चे कल्पना करेंगे, अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से की चीज़ें समझेंगे और फिर दिमाग लगा के उसका अलग तरीके से आंसर देंगे, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन भी, ये इमेजिनेशन के तरीके से ये भी किस में इंक्लूड होता है, ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है इसमें, ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं, लैटरल थिंकिंग आती है, क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, सब कुछ किस में आएगा, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। अब अगर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। ज़रा ध्यान से देखिएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में, जिसे हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जैक्ट आंसर बच्चे को देना होता है, एग्जैक्ट आंसर दे रहा है या एग्जैक्ट थिंकिंग अगर हम करें, एग्जैक्ट कोई चीज़ें जो हमें पहले से बताई गई हैं उनका एक रियल आंसर दे दे, बस अगर हम फिक्स आंसर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। जरा देखिएगा, इसमें हम बच्चे, इसमें क्या करता है बच्चा, इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है, अपना लॉजिक लगाता है एक अलग तरीके से और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है। इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया है, जिसमें केवल तुरंत आंसर मिल जाए, एक ही आंसर उसका होता हो। जैसे अभी मैंने बताया कि 9 - 7 = 2, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 9 - 7 और कुछ तो आप नहीं बोल सकते ना, उसका एक ही आंसर आप दे सकते हैं, 9 - 7 = 2। तो ये जो आएगा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये भी किस में है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। लॉजिक लगाएगा बच्चा, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बद्ध अंत वाले प्रश्न होते हैं। अभी मैंने इसमें बताया था क्या, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, बधा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने कह दिया कि आप डाउरी सिस्टम के बारे में बच्चे से बोला, या किसी से भी बोला, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाउरी सिस्टम, आपको दहेज प्रथा, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो अलग अलग तरीके के आंसर आपके दिमाग में अलग अलग, आप अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की चीज़ें बताएंगे, उसका अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे, एक विस्तृत तरीके से बताएंगे सब्जेक्टिव मेथड से। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि बेटा आप 9 - 7 = 2 है, 9 - 7 = 2 है, सॉरी 2 नहीं, 9 - 7 है, आप इसका क्या आंसर देंगे, तो इसका तो आप अलग से कई सारा आंसर तो दे नहीं सकते, सीधे आंसर देंगे, इसका आंसर 2 आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये किस में आएंगी, ये क्लोज, इसी को कहते हैं क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन, ठीक है, क्लोज एंडेड, ठीक है, ये बद्ध अंत वाले। और ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड, खुला है पूरा, ठीक है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन जिसको मिले उसे बोलते हैं ओपन एंडेड। और जब कोई फिक्स आंसर रहे तो उसे बोलेंगे क्लोज एंडेड, ठीक है। तो ये बद्ध अंत वाले प्रश्न हो गए। यहाँ पे मैंने एक स्टार बना के लिखा यस नो टाइप या ऑप्शन ऑब्जेक्ट, बस यही दिमाग पे ज़्यादा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। दिमाग में अगर ये चीज़ रहेगा कि ये यस नो टाइप मतलब क्या, आपको एक ही आंसर देना है, यस या नो, उस टाइप का क्वेश्चन, या फिर आप कह लीजिए कि कोई एक आंसर मिले उसमें, ठीक है, वन टाइप सॉल्यूशन, तो उसे हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जहां हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसके बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, नाम से भी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक आप कह रहे हैं ना, एक पॉइंट है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे तुरंत समझना हो, अगर तो एक छोटी सी बात लीजिए यहाँ पे, अगर मैं कह दूँ कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को कई सारे, एक है उसमें कई सारे सॉल्यूशन बच्चे को मिल जा रहे हैं, और मल्टीपल, एक पॉइंट के मल्टीपल सॉल्यूशन है, कई सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, कई सारे सॉल्यूशन है, उन सबका एक ही आंसर है, कई सारी प्रॉब्लम, उनका केवल एक आंसर, ऑप्शन कई सारे आपको मिले हुए हैं, 4-5 मिले हुए हैं, उनका केवल एक आंसर आपका है, वो आप बता रहे हैं, इसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। उम्मीद है आपको क्या है, ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। आपको इसके बाद हम बात करेंगे इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड्स की।
तो चलिए बात कर लेते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की। तो इंडक्टिव मेथड्स में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल की बात करते हैं, किसी विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। बात वही है आपकी कि इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल पहले बताएंगे और उसके बाद हम रूल पे जाते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं और फिर हम रूल पे जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि एग्जाम्पल से रूल पे कैसे, मतलब एग्जाम्पल कैसे स्पेशल हो सकता है। देखिए, पहले अगर हमको नाउन का डेफिनेशन अक्सर करके आपको एग्जाम्पल मिल जाता है। नाउन अगर मुझे बताना है तो पहले मैं क्या बताऊँगी, पहले मैं बोलूँगी कि कोई राम, कोई नेम दे दिया, मैंने आगरा नेम दे दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने बच्चों से कह दिया बेटा ये क्या है, तो बच्चे ज़रूर बोलेंगे कि ये नेम है, किसी चीज़ का नेम है। फिर हम उसको बताएंगे कि बेटा ये जितने भी नेम हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नाउन कहलाते हैं, है ना। तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा नेम ही क्या है, संज्ञा है, या नाम ही संज्ञा है, या नेम इज़ नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो ये उनको क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप देखें कि यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं और फिर हम रूल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या है, ये एक एग्जाम्पल एक स्पेशल हो गए ना, ये एक स्पेशल नेम हो गए जिसकी वजह से आप इस रूल पे जा सके हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल से क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल, ये जनरल हो गया। जब भी आपके रूल की बात की जाएगी तो रूल क्या होगा, रूल जनरल होगा, रूल स्पेशल नहीं होगा, रूल जनरल होगा। एग्जाम्पल आपका स्पेशल होगा क्योंकि आप कोई स्पेशल एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप रूल पे जाएंगे, उसको बताएंगे कि वो चीज़ें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड में जब भी बात की जाएगी तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम्पल टू हम रूल की बात करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल बात करेंगे। जनरल क्या होता है, जनरल वही जो आपका रूल है वो जनरल है। क्लियर। अब हम डिडक्टिव मेथड्स की अगर बात करें, देखो इंडक्टिव मेथड को हम बोलते हैं आगमन विधि, और डिडक्टिव मेथड को हम क्या बोलते हैं, निगमन विधि। ये आपका क्या कहलाता है, हिंदी में कहलाता है आगमन। ठीक है, ये आगमन कहलाता है और ये आपका निगमन कहलाता है, निगमन विधि। तो हिंदी में अगर आए तो ये भी, इसमें भी ध्यान रखेंगे। आप एक ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं, आप ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक्स आपके हिंदी में भी काम आने वाले हैं, आपके मैथ्स में भी, आपके पेडागोजी में भी, इन सब में ये सारे टॉपिक आपके काम आने वाले हैं। तो ज़रूर इसको लास्ट तक पढ़ें। अब देखिएगा ज़रा, डिडक्टिव में क्या कहेंगे, डिडक्टिव में हम जनरल टू क्या करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे। इसमें किसी जनरल मतलब पहले रूल बताएंगे और फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। जैसे हम a+b² का बच्चों को पहले रूल बता दिया मैंने, क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अब हम बच्चे से कहेंगे कि आप एक काम करो 3a + b² को ज़रा बताओ कि ये क्या होगा, है ना। हम पूछेंगे कि ये क्या होगा, तो हम बच्चा क्या करेगा, इसी रूल की हेल्प लेके इसको सॉल्व करेगा, है ना। तो ये वाला रूल कब फॉलो होता है, ये डिडक्टिव मेथड कब फॉलो होता है, ये अपर क्लास में फॉलो होता है। लोअर क्लासेस में हम इंडक्टिव मेथड्स का ही यूज़ करते हैं और उससे हम बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड हो गया और इधर आपका इंडक्टिव मेथड हो गया। फिर आपको नीचे दिख रहा होगा, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है। ठीक है, निगमन विधि में हम रूल से एग्जाम्पल पे जाते हैं, आगमन विधि में हम एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे आते हैं टॉप डाउन मेथड में। दो मेथड्स और होते हैं, टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड। आप इसके नेम से समझ सकते हैं, टॉप मतलब ऊपर से नीचे जाना है, इसमें नीचे से ऊपर की बात की जा रही है। नीचे से ऊपर मतलब क्या, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया कि पहले लेटर, फिर सिलेबल, सिलेबल के बाद हम बच्चे को वर्ड के बारे में बताएंगे, वर्ड से उस बच्चे को धीरे धीरे सेंटेंस के बारे में, फिर उसको पैराग्राफ के बारे में मालूम चलेगा और धीरे धीरे उसको पूरी लैंग्वेज ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम बॉटम अप का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, बॉटम अप का। लेटर्स पहले हम छोटे से लेके बड़े की तरफ जा रहे हैं, बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, बॉटम अप मेथड, है ना। लेकिन अगर हम टॉप डाउन मेथड की बात करें तो पहले के पहले हम पूरा सेंटेंस ही बच्चे को बता दिए, सेंटेंस के बाद उसको वर्ड्स बताए, वर्ड्स के बाद हम उसको लेटर्स के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे टॉप डाउन मेथड होगा। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब आप बच्चे को केजी सेक्शन में, यूकेजी, एलकेजी, इन सब इसमें क्या करते हैं, जब आप ये बताते हैं कि आप बड़े बड़े लाइन्स के पोएम लर्न करवाते हैं, तो उस पोएम में क्या करते हैं, आप पूरे के पूरे सेंटेंस बच्चे को लर्न करवाते हैं एक्शन के थ्रू। बट क्या होता है, वो बच्चा क्या करता है, वो उसको तो रेडी कर लेता है, लेकिन बच्चे को वर्ड की तो नॉलेज नहीं है कि वर्ड इसमें से कौन सा है, लेटर क्या है उसमें, उसको नहीं पता होता है। लेकिन वो आपके एक्शन के थ्रू उसे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो सीख जाता है। तो वो टॉप डाउन मेथड होता है। वो कौन सा मेथड होता है वहाँ पे, टॉप डाउन। आपने पूरी सेंटेंस बताई उसको, अभी वर्ड लेटर ये सब अभी उसको नहीं पता है। ठीक है, और जब हम बॉटम अप की बात करते हैं तो बॉटम अप में हम क्या करते हैं, पहले हम लेटर्स बताएंगे, लेटर के बाद सिलेबल बताएंगे, सिलेबल के बाद वर्ड्स बताएंगे। तो इस मेथड्स को बोलते हैं हम बॉटम अप मेथड। अगर हम हिंदी में बात करें तो बच्चे को अक्षर ज्ञान, फिर उसके बाद से उसको शब्दों का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करवाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बॉटम अप मेथड।
ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाएं, टॉप डाउन बॉटम अप, ये भी आपके इंग्लिश के पेडागोजी में मिलता है। तो हर तरीके के जितने भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं धीरे धीरे कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी आपको तो ज़रूर उसको पूरा देखें आप ध्यान से। साथ में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका जो निबंध आएगा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना दे देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।